गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की सीरीज पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 7-8 सीरीज हो चुकी है। जो 11th बेसिक्स है वो कंप्लीट हो चुका है, उससे एडवांस हो चुका है। तो आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि आपने 3 या 4 फॉर्म पढ़े थे स्टार्टिंग में, सारे लेक्चर्स आप देखिएगा, उसमें पढ़ा है आपने। एक कार्टेशियन फॉर्म पढ़ा है, z = x + i y। दूसरा आपने क्या पढ़ा था, पोलर फॉर्म पढ़ा था, इसी को r cos थीटा + i sin थीटा। तीसरा आपने क्या पढ़ा था, यूलर्स फॉर्म r × e⁻i। और इन तीनों में r क्या है, थीटा क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। हम उसकी तरफ अब नहीं जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं, रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली एक तरह से रोटेशन का भी एग्जाम्पल है। जैसा कि आपने जो लास्ट में फॉर्म पढ़ा था, ये कुछ रोटेशन साइड का ही है। कैसे, देखो एक बार ध्यान से देखो। आप ये जानते हो z = r × e⁻i थीटा, दिस इज कॉल्ड यूलर्स फॉर्म। अब इसको हम जब आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, आर्गन प्लेन मतलब दिस इज रियल पार्ट ऑफ z, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये हम जानते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट। और जब हम इसको इस पे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट में, तो भाई ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का x, y होगा। x की वैल्यू कितनी थी आपको पता था, r cos थीटा। y कितना था, r sin थीटा। या r की वैल्यू कितनी थी, √x² + y²। थीटा क्या था, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y/x। ये सब कुछ हम कर चुके हैं। तो z कोई पॉइंट होगा। अब यदि इस पॉइंट को देखो और ये एंगल देखो, तो इसका रोटेशन देखो, इस r का रोटेशन कितना हो रहा है, ये ऐसे, मतलब ये रोटेशन यहां से यहां रखा है। तो कितना रोटेट हुआ बेटा, थीटा। थीटा इज अ रोटेशन एंगल। तो जो थीटा आपका एंगल है यहाँ पे, थीटा आप बोलते हैं ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, रोटेशन है। और आपने पढ़ा दिया एंगल की डेफिनेशन, क्या पढ़ा है, रोटेशन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। ये आप पढ़ के आ चुके हो, आगे क्लास 10 में पढ़ा था, 11 में पढ़ा, अब 11th पढ़ ही रहे हो। तो z = r × अब देखो रोटेशन कैसे होगा, थीटा। ये थीटा का रोटेशन हुआ। अब इसका क्या रोटेशन का क्या रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, यूलर्स फॉर्म। तो z = r, r मींस मॉडुलस ऑफ z। आपने पढ़ा था r = क्या होता है, मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये सब कुछ पढ़ चुके हो। हां, यदि आप बीच-बीच में लेक्चर्स देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यदि आप सारे लेक्चर्स एक बार देखते हो फिर आगे बढ़ते जाते हो, तो फिर आपको काफी इंटरेस्ट आएगा इसमें। और ये बिलीव करो, जिसको भी जेईई मेंस एडवांस देना है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, उसके लिए बेहतर है। और 11th में इस पे क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे इस पे। क्लियर? तो आप इसको समझो अच्छे से। क्या है रोटेशन फ्रॉम दिस ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर मींस थीटा का रोटेशन हो। तो दिस इज रोटेशन एंगल, थीटा इज व्हाट, रोटेशन एंगल। या जो आप बोलते थे स्टार्टिंग में, r इज द मॉडुलस मींस r = मॉडुलस ऑफ z। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन करने का एक तरीका आ गया। तो इस पे कुछ बेसिकली बेटा अब आपको कुछ अलजेब्रा मिलेंगे, मल्टीप्लिकेशन मिलेगा, डिवीजन मिलेगा। एडिशन में तो हम कुछ खास करते नहीं हैं और सब्ट्रैक्शन में भी हम कुछ नहीं करते हैं। इसकी जरूरत तभी हमें पड़ती है, हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना हो रहा था, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काफी डिफिकल्ट हो जा रहा था फ्रॉम दिस फॉर्म, दीज 2 फॉर्म्स। बट अब यहाँ पे और आसान हो जाएगा। जैसे z1 = r1 × e⁻i θ1 आपको गिवन है। दूसरा कॉम्प्लेक्स दिया है z2 × r2 × e⁻i θ, ये गिवन है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, z1 × z2 क्या होगा, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये कर दिया है। अब देखो r1 r2 क्या है, मॉडुलस है, दोनों को एक साथ लिख लिया, e⁻i θ1 e⁻i θ। अब इसका क्या करेंगे, देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, i θ1 + i θ2 और i कॉमन होगा। तो z1 z2 क्या हो गया, r1 × r2 e⁻i θ1 + θ2। क्वाइट इजी, काफी आसान हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन इससे। और आप फटाफट इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट बता सकते हो। इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकाल पाओगे, θ1 + θ2। इसी तरह से डिवीजन z1 by z2 r1 by r2 e⁻i θ1 अपॉन r2 × e⁻i θ2। अब r1 by r2 क्या हो गया आपका, भाई मॉडुलस है ना, ये तो मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2।
ये तो कांस्टेंट है। अब देखो ये जो है ऊपर जाएगा ना, e की पावर i थीटा ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना, जब e की पावर x होगा और ये ऊपर जाएगा तो e की पावर -x, ये आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो देख लो, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर -x। जैसे आप करते हो ना 1/3, और ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -1। ये आप लिख सकते हो क्वाइट इजी। अब जब ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई पावर में अगर थीटा और माइनस थीटा, ये चीजें आपकी थी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। हाँ, अब इसका रिप्रेजेंटेशन बोलोगे कैसे होगा, तो मैं पहले वाले का रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा रहा हूँ। तो Z1 क्या था, एक छोटा सा R1 था। R1 क्या था, मैग्नीट्यूड छोटा होगा, तो R1 इंटू e की पावर i थीटा 1। देखो यहाँ से थीटा 1 को कैसे Z1, ये Z1 है मॉडुलस। फिर Z2 क्या था, थीटा 2 एंगल, देखो ध्यान से, थीटा 2 है, तो थीटा 2 कहां से लोगे, यहां से लेना, क्योंकि थीटा 1 प्लस थीटा 2 आएगा ना, तो देखो Z1 इंटू Z2 क्या आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो थीटा 2 कहां से लोगे, यहां से, यहां पे जहां पे खत्म हुआ थीटा 2 यहां तक आ गया। अब ये क्या है, पूरा मैग्नीट्यूड R1 इंटू R2, ये क्या है पूरा मैग्नीट्यूड R1 इंटू R2। तो दिस इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, अब ये पूरा आएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो मल्टीप्लिकेशन का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। आपका पहले मैग्नीट्यूड छोटा था, फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा, और डिवीजन में क्या होगा, यही रिवर्स, पहले बड़ा होगा फिर बाद में छोटा हो जाएगा, डिवाइड करोगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब देखो इस पे थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पे काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। एडवांस में जरूर आते हैं, यदि मेंस में नहीं आया तो एडवांस में जरूर आएगा इसके क्वेश्चन से रिलेटेड। अब चलो एक थ्योरम है उसको हम अच्छे से देखते हैं, और इसी थ्योरम पे कई बार इक्वालिटी के क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे थ्योरम क्या है, अपने दिमाग में रखो इसको अच्छे से। सभी लोगों ने इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल पढ़ा होगा, ट्रायंगल पढ़ा है सभी ने ट्रायंगल पढ़ा है भाई। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, तो ये आर्डर प्लेन भी हो सकता है। सपोज ये क्या है, ट्रायंगल ABC। अब जानते हो ये कोऑर्डिनेट में लिखोगे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3, और x1 y1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। क्लियर, दिस इज Z1, दिस इज Z2 एंड दिस इज Z3। अब आपसे क्या कह रहा है, ये आपका Z1 है, ये Z2 है और ये Z3। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसमें 3 पॉइंट फिक्स है। तो अब देखो ध्यान से, तो ये लेंथ कितनी है, AB, कितनी है AB, AB मतलब मॉडुलस ऑफ AB भी लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। BC, मॉडुलस ऑफ BC या BC, जो आपको अच्छा लगे। मुझे तो AB अच्छा लग रहा है, मैं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे क्लियर है। AB का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, BC का मतलब डिस्टेंस, और इसका क्या मतलब हो जाएगा, CA या AC लिख लो। AC या CA कोई दिक्कत नहीं है बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमने AC। तो बेसिकली ये लेंथ कितनी है AB, ये कितनी है AC, ये कितनी है BC, और ये एंगल कितना है A मान लो, ये कितना एंगल है B, ये कितना है एंगल C। अब यदि आप ध्यान से देखो तो BC का रोटेशन कितना कर दो, कितना एंगल B, तो ये वाला पार्ट काम हो जाएगा। यही आपका थ्योरम है, मतलब यदि इसका रोटेशन हम यहाँ पे कर दें, ये एंगल हमें मिल जाएगा। तो कैसे, यदि मैं लिखूं, सपोज इसको मैंने मान लिया एंगल बीटा B इक्वल टू अल्फा, एंगल B इक्वल टू अल्फा। अब यदि आप ध्यान से देखो तो ये थ्योरम क्या कहती है, यदि ये एंगल पता है आपको, तो ये क्या है Z3 Z2, तो BC को क्या लिख सकते हो, BC को क्या लिख सकते हो, BC को क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्वाइट इजी, मॉडुलस लिख दिया। AB को क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, भाई Z3 माइनस Z2 एंड Z1 माइनस Z2, ये आपने मॉडुलस में लिखा है। अब कोई बोलेगा सर Z1 माइनस Z2 नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो भैया, ये मॉडुलस लगा हुआ है, और Z2 माइनस Z2 ये कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। तो अब आपको ये मिल गया। तो अब आपको लिखने के लिए क्या आता है, ये थ्योरम कहती क्या है, सपोज ये एंगल अल्फा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इस
Z3 माइनस Z2 लिख सकते हैं। क्लियर? Z3 माइनस Z2 क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो होगा। Z3 माइनस Z2 क्या होगा? ध्यान से देखो, Z3 माइनस Z2 क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, कैपिटल Z, और उसके साथ क्या आता है? मॉडुलस। मॉडुलस मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मींस मॉडुलस ऑफ Z3 माइनस Z2, ये लिख सकते हो ना। तो ये बेटा अब यहाँ पे क्या आएगा? e की पावर समथिंग कुछ भी आए, मतलब मान लो ये आ गया आपका अल्फा 1 आ गया। फिर इसको क्या लिख सकते हो आप? Z1 माइनस Z2 क्या लिख सकते हो? मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू e की पावर i अल्फा 2। अब देखो ये अल्फा 1 कहां से है? पॉजिटिव x एक्सिस से। ये अल्फा 1 कहां से है? इसका एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से। अल्फा 2 कहां से है? पॉजिटिव x एक्सिस से। अब मैं बोलूं इन दोनों को डिवाइड करो, यही आपका थ्योरम है। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो ये एंगल आ जाएगा। आएगा भाई कैसे? कैसे वो देखो ध्यान से। तो क्या करूं मैं? डिवाइड कर रहा हूं Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 is equal to modulus of Z3 minus Z2 upon Z1 minus Z2। अब देखो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अभी आपने किया था i की पावर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या है? दिस एंगल इज अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब बोलोगे सर ये अल्फा 1 माइनस कैसे हो गया? देखो बेटा ये कहीं से कहीं से टिल्ट होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये अल्फा 1 था और ये कितना था? अल्फा 2 था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाऊं, ऐसे कोई लाइन है, ऐसी कोई लाइन है, ट्रायंगल है, सपोज ये अल्फा है, तो इसका एंगल यहां से कितना है? अल्फा 1 और इसका कितना है? अल्फा 2। तो ये कितना होगा बेटा? अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। समझ आया? या अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। बेटा देखो पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस में कुछ में फर्क नहीं पड़ता है। यदि हम इसको इससे डिवाइड कर दें, इसको इससे डिवाइड कर दें, तो ये हमारी सेहत को कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा जो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको समझ आया? यदि ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, तो क्या हो जाएगा? अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डिवाइड करोगे आप। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है। तो क्या किया है? ये आपका थ्योरम्स है। यही थ्योरम्स आपका यूज होता है कई जगह। तो हमें लगता है काफी समझ में आ गया। अब सपोज ये एंगल आपको गिवन होता है और ये आपको पता होता है, ये आपको पता होता है, ये क्या करते हैं? ये निकाल लेते हैं, e की पावर समथिंग रख देते हैं। और जानते हो e की पावर i थीटा क्या होता है? सबको पता है e की पावर i थीटा। इनिशियल लेक्चर में बताया था cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको मत भूलना भाई। तो ये हमारा रोटेशन का कॉन्सेप्ट था। तो अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उससे, उसी सब रिजल्ट से। एक तो मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा कहेंगे आप, लेकिन बाकी तो आप खुद करना होगा। तो चलो आगे करते हैं हम लोग रोटेशन ऑफ एक्सिस में। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला रिजल्ट, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यदि आपको अच्छे काम करने हैं तो फिर इसको सब तो करना ही पड़ेगा बेटा। पहला पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब कौन नहीं जानता इक्विलैटरल ट्रायंगल? सब जानते हैं। कोई ट्रायंगल होगा इस तरह का जिसका Z1 होगा, ये Z2 होगा और ये Z3 होगा। ये A है, ये B है और ये क्या है? C है। तो Z1 Z2 Z3 आपको गिवन। अब इक्विलैटरल क्या होता है? ये एंगल होता है 60 डिग्री। ये कितना होता है? 60 डिग्री। ये कितना होता है? 60 डिग्री। और आप जानते हो क्या होता है? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CE। ये सारे लेंथ इक्वल होते हैं। इक्विलैटरल प्रॉपर्टी। अब आपसे कोई बोले कि रिलेशन, ये एंगल कैसे आप रिलेट करोगे? आप देखो फटाफट मैं करके दिखा रहा हूं। Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2, ये आ गया।
अब मॉडुलस ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस, तो मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्ट BC बाई सी AB, ये भी क्लियर। और ये एंगल कितना है 60, e की पावर I पाई बाई, बस कहानी खत्म। अब BC इज इक्वल टू क्या है AB, ये क्या हो जाएगा 1। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू E I की पावर पाई बाई 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, तो हमें लगता है कि इन सब में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से देखो आप करना क्या है, आपको करना क्या है, जब आपने एक लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये है, आप बोलोगे सर ये भी 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री चलो तो क्या आ जाएगा Z2 माइनस Z3 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। देखो यहाँ थोड़ा सा गलती हो रही है बेटा, Z2 माइनस Z3 एंड Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E I की पावर 5। दिस इज ट्रू। मच थर्ड, फिर एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 अपॉन Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू E की पावर I बाई 3। आ गया। अब तीनों में क्या है, राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है, राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है इक्वल दिख रहा है। तो जब आप इन तीनों को इक्वेट करोगे, 1 2 3 को जब इक्वेट करोगे तो एक रिजल्ट आएगा। हमें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। तो ये लिखने का तरीका तो हमें लगता है सबको क्लियर हो गया कैसे हम लिखते हैं। बस आप इस रिजल्ट को अपने दिमाग में डालो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या होना चाहिए Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये है, आप देख भी सकते हो। यदि आप इन दोनों को इक्वल करोगे, और इन दोनों को इक्वल करोगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, फटाफट मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर फॉर्म बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे Z2 Z3 है, यहाँ पे Z1 Z3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर इन दोनों को इक्वल करना, एक बार इन दोनों को इक्वल करना, एक बार इन दोनों को इक्वल करना, मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, तो ये आएगा आपका। तो बेटा ये आपको याद रखना है, यदि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये काम होगा। दूसरा, यदि ये आ गया है तो इक्विलैटरल होगा। जब कभी प्रूफ करने के लिए आया तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर, और Z1 Z2 Z3 क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 आ गया तो क्या हो गया इक्विलैटरल। अब आते हैं लोग राइट एंगल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल आपने देख लिया, इसी तरह से राइट एंगल, इसी तरह से सेम प्रोसेस पे राइट एंगल करोगे, सेम प्रोसेस करोगे राइट एंगल। देखिए कैलकुलेशन करने का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, उसको आप अपने दिमाग में रखो। राइट एंगल ट्रायंगल, यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या कंडीशन आए, आप बिल्कुल इसमें ध्यान देना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल सभी लोग जानते हैं। सपोज एंगल ए कितना है पाई बाई 2, बी कितना है पाई बाई 6। भाई यदि ये एंगल पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 6 है तो ये पाई बाई कितना होगा 3 होगा, पाई बाई 3 होगा। अब देखो ऐड करो सबको, एंगल सारा एंगल इक्वल होगा। यदि ऐसा कोई ट्रायंगल है राइट एंगल, ये केस बन रहा तो क्या आना चाहिए, उसको आप अपने दिमाग में रखना। राइट एंगल बेटा देखो क्वेश्चन जो आए हैं इसी को पूछा गया है डायरेक्ट कि ये कंडीशंस आपको दी है या इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है और पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z3 Z1 और Z2 दे दिया, फटाफट इक्विलैटरल तो वो इक्वल लगाओ। इसी तरह से आप 4Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 3Z2 क्यूब
स्क्वायर 3z2 क्यूब स्क्वायर माइनस 6z1z3 माइनस 2z1 z2 इज इक्वल टू 0। ये आपको याद रखना है। अब बोलो कैसे आएगा सर? सबसे बिल्कुल आप इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको ए क्या दिया है आपका z1, ए आपका z1 है, बी क्या है z2 है, ये क्या है z3 है। अब क्या करोगे? पहले पाई बाई 2 लेंगे। पाई बाई 2 कैसे मिलेगा ध्यान दो। अब ए बी मतलब z2 माइनस z1 मॉडल्स हो गए z2 माइनस z1 अपॉन, देखो ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज ये वाला एंगल, तो क्या आ जाएगा z3 माइनस z2 z1 एंड z2 माइनस z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये आपका मॉडुलस आ गया e की पावर i पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? यदि आप ध्यान से सोचो cos पाई बाई 2 प्योरली इमेजिनरी, और यदि प्योरली इमेजिनरी है तो क्या कंडीशन है? याद करो लेक्चर्स को, बस प्योरली इमेजिनरी की कंडीशंस लगा देना, फटाफट आ जाएगा। तो जब आप इसे करोगे तो आपको क्लियर आएगा। नहीं आएगा तो मुझे आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से इसे जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, सिर्फ हमें रिजल्ट से मतलब है, बिल्कुल ध्यान रखना, इसको आपको याद रखना है दिमाग में। यदि राइट एंगल है तो 4z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 3z3 का स्क्वायर माइनस 6z1 z3 माइनस 2z1 z2 होगा इक्वल टू 0। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आइसोसेलेस बच गया, चलो आइसोसेलेस भी कर लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कर लेते हैं। सपोज आपको क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में क्या क्या दिया है? कंडीशन देखो बेटा फटाफट। AB इज इक्वल टू AC एंड ये कोई लेंथ है A, उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू अल्फा। मतलब ऐसा कोई फिगर है, यदि आप ध्यान से देखो, ये A है, ये B है और ये C है। तो AB इज इक्वल टू क्या है AC, AB इज इक्वल टू क्या है AC, दिस इक्वल टू दिस लेंथ इज A, और दो एंगल भी इक्वल होंगे। यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो इक्वल एंगल होंगे, इतना तो क्लियर है। दिस इज अल्फा एंड दिस इज आल्सो अल्फा। तो व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड इट? इसके पीछे कंडीशंस क्या है? आप बिल्कुल अपने दिमाग में छोटा सा चीज याद रखोगे, 4 cos स्क्वायर अल्फा, 4 cos स्क्वायर अल्फा z1 माइनस z2 into z3 minus z1 is equal to z3 minus z2 का होल स्क्वायर, z3 minus z2 का होल स्क्वायर। 4 cos स्क्वायर अल्फा z1 minus z2 into z3 minus z1 और इक्वल टू z3 minus z2 का होल स्क्वायर। बेटा तीन कंडीशंस है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आए हैं और इस पे आए हैं। अब देखो ये आइसोसेलेस है, तो भाई यदि ये z1 है, ये z2 है और ये z3 है, तो आप लिख नहीं सकते हो ये अल्फा है आपका। अब आपको क्या करना है, जो एंगल पता है, कौन सा एंगल पता है, ये वाला, तो इसके बीच में z1 माइनस z2 एंड z3 माइनस z2, इनके बीच का एंगल, तो दो लाइन के बीच का एंगल, यही आपको इसमें पढ़ना है पूरी तरह, इसमें यही पढ़ना है बेटा। ये ABC देखो, ये एंगल भी अल्फा है, तो क्या लिख सकते हो फटाफट, और ये z2 मान लो और ये z3 मान लो। फिर से देखो, ये आप बिल्कुल दिमाग में रखो, z2 माइनस z1 ऐसे लिखो, या कोई बोलेगा सर ये जाके यहाँ पे एंड हो रहा, तो इससे करें z3 माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ये लिख सकते हो। अब ये कैसे आएगा आगे, इसी का मॉडुलस आ जाएगा और इसके बीच का आएंगे, बस ये तो यही तो हमें करना है, इससे तो कुछ करना नहीं। तो आपने तीन ट्रायंगल देख लिए, ये तो देखो बेटा तीन ट्रायंगल साथ में देख लिए, और तीनों ट्रायंगल्स में आपको इक्विलैटरल देखे, आइसोसेलेस देखे, और एक ट्रायंगल और देखा आपने राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तीन कंडीशंस आपको अपने दिमाग में रखना है, रोटेशन ऑफ द
रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 ट्रायंगल्स। हाँ, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अभी 2 या 3 लेक्चर लगेंगे, 2 या 3 लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओनली क्वेश्चन एंड क्वेश्चन। ओके, थैंक यू एवरीवन।